देख रहे हैं सबलाइम न्यूज़। मैं राहत अली खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इमामगंज विधानसभा में। जैसा कि आप जानते हैं कि उपचुनाव चल रहा है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पटना नहीं पूरे बिहार के मशहूर डॉक्टर एजाज अली साहब। वो यहाँ पे आज आए हैं और जनता से मिल रहे हैं और मिल के जनता को जन स्वराज पार्टी के बारे में इनका मोटिव क्या है बता रहे हैं। मैं उनसे ही बातचीत करता हूँ और जानता हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जन स्वराज पार्टी के लिए आप इमामगंज विधानसभा में आज आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं लगातार और आपका बेला में भी वर्क चल रहा है। तो इस पार्टी को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इस पार्टी को लेकर के काफी लोग भ्रमित हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो जरा प्लीज इसको आप डिटेल में बताइए। देखिए, इसमें लोगों को भ्रमित होने की जरूरत ही नहीं है जी। बात साफ साफ है कि लालू यादव दूसरे के किडनी पर चल रहे हैं जी। और नीतीश कुमार दूसरे के ब्रेन पर चल रहे हैं। जी। इन लोगों की जिंदगी बहुत छोटी है। जी। इसलिए अगर इनके चक्कर में हम लोग रहेंगे तो फिर वो पार्टी आपके सामने है जो मुल्क में अमन चैन रखना नहीं चाहती है। जन स्वराज पे यह आरोप है कि भाजपा की वो कहीं ना कहीं अंग है, ऐसा मुसलमानों को लोग कह रहे हैं। ये सच है या कि इसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये बात वही पार्टी वाले कहेंगे जिनको हमेशा लोग मुसलमान लोग वोट अनदेखी में देता रहा, वही लोग कहेंगे। और उसी लोग को लोग हम लोग भी बोलना शुरू कर देते हैं, मुसलमान कम्युनिटी बोलना शुरू कर देता है। लेकिन ए टीम बी टीम ये सब कोई चीज होता नहीं है जी। आप हम सही बात बताते हैं आपको। तो लालू यादव को सोशल जस्टिस जी। और नीतीश कुमार का विकास, जी। ये दोनों को जोड़िएगा ना तो सामने प्रशांत किशोर आवेंगे। आप समझ सकते हैं जो पॉलिसी इनकी है। जी। जी। उसमें लालू प्लस नीतीश बराबर जन स्वराज है। अच्छा, जन स्वराज का विजन क्या है, थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं हमारे यहाँ पूरे मुल्क में, उनके पास तीन ही फॉर्मूला है जी। या तो वो मंदिर मस्जिद करेंगे, या हिंदू मुसलमान करेंगे, या हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे। जी। लेकिन ये मसाला है सिर्फ वोट पाने के लिए, ये मसला नहीं है हिंदुस्तान का। मसाला है। मसाला है। मसला तो ये है कि कैसे लोगों को रोजी रोटी मिले, कैसे लोगों को तालीम मिले, कैसे रहने को लोगों को घर मिल जाए, कैसे किसानों को खेत में पानी मिल जाए, कैसे फसल का ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सके, महिलाओं को कैसे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक की जाए। ये सब चीज जल्दी कहने वाले को है ही नहीं। जो भी आते हैं वही हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान में आकर उलझ जाते हैं। तो जन स्वराज वाले प्रशांत किशोर में हमने पाया कि वो इन पर बात ही नहीं करते हैं। जब भी बात करेंगे तो शिक्षा पर बात करेंगे, रोजगार पर बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले गुजरात में मोदी जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तो उस टाइम में ये उनके साथ थे, प्लानर थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो वो पार्टी को चेंज करके और अपनी नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं और एक जो विज़न आप बता रहे हैं उस विज़न पे बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो ऐसा नहीं तो ये बीजेपी की चाल है कि फिर अपना वोट लेके, अपना बहुमत लेके फिर उसी तरफ सट जाना? देखिए, हमने बताया ना कि ये लोग ये बोली वही है जो लोग सेकुलर कहलाते हैं और शुरू से मुसलमानों को जैसे झांसे में लाके वोट लेते रहे, वो यही बोली बोलेंगे आपको हमेशा। लेकिन प्रशांत किशोर साहब को जब हिस्ट्री ट्रेस करेंगे आप जी। तीनों ने अगर 2014 में मोदी जी को जिताया है जी। तो बंगाल में ममता बनर्जी को तो जिताया, बीजेपी को तो हरा दिया। बिल्कुल। केजरीवाल को दिल्ली में जिताया, बीजेपी तो हार गई। फिर यहाँ महागठबंधन हुआ था, उसके चुनाव में बीजेपी को हरा दिया था इन्होंने। तो ये कैसे लोग कहेंगे बीजेपी का? सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। ये प्लान बना के चलते हैं और लोगों के नब्ज पकड़ के लोगों को वोट की तरफ मोड़ते हैं, जिस पार्टी का वो जिम्मेदारी लिया करते थे। लेकिन इन्होंने पाया कि जितनी पार्टी को इन्होंने जिताया है वो बुनियादी समस्याओं पर उनको वोट दिया जाता था, लेकिन फिर वो बुनियादी समस्याओं की तरफ काम नहीं करते थे। इनको जब इसका एहसास हुआ कि हम वोट तो दिला देते हैं, इतनी मेहनत करके दिला देते हैं, ठीक है मुआवजा लेते हैं लेकिन मेहनत करके दिलाते भी तो हैं, अब वो लोग बेसिक इश्यूज से मुड़ जाते हैं। फिर वही हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने लगते हैं। अब उसका नतीजा ये होता है कि कहाँ गया महंगाई, कहाँ गया भ्रष्टाचार, कहाँ गया बेरोजगारी, सब कहाँ चला गया, कहाँ गया बाढ़, कहाँ गया सुखाड़, कहाँ जो है शराब नोशी, ये सब जो होने लगता है। तो ये तो मसला है जो हल नहीं होता है। इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया कि हम खुद ही जो है अपने हाथ में सत्ता रखकर
अपने लोगों से इस काम को करवाएंगे, ताकि 75 साल के बाद ही सही, लेकिन मुल्क का जो बुनियादी मसला है उसको सॉल्व किया जाए। अच्छा, ये चुनाव जो हो रहा है, उपचुनाव है, तकरीबन 8 से 9 महीने के बाद फिर विधानसभा का चुनाव होगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अगर मान लीजिए आप जैसा बता रहे हैं पार्टी के बारे में, यहाँ की आवाम उन पे भरोसा करके वोट करती है, तो ये मतलब इसको आप किस तरह से टेस्ट मैच जो बोल रहे थे, ये एक टेस्ट है? हाँ, तो यही हम आपके सामने ही बोल रहे हैं, इस चैनल से ही बोल रहे हैं कि ये चुनाव जो है एक टेस्ट चुनाव है, मैच है, टेस्ट मैच है ये। जी। इसमें ये फैसला होगा कि यहाँ की आवाम क्या उन लोगों के किन साथ ही रहती है जो अब बूढ़े हो चुके हैं, जिनकी क़यादत अब कमज़ोर हो रही है, उनके साथ ही रहना चाहते हैं, या नया चेहरा को सामने लाना चाहते हैं, जिसकी आवाज़ में ताकत है, जिसके दिल में दर्द है बिहार वासियों का, जिसके पास दिमाग है पॉलिटिकल कैसे। लेकिन कुछ लोगों का तो ये भी जनता का राय है सर कि SC ST और माइनॉरिटी मुस्लिम जो है, तो फिर क्यों नहीं ओवैसी साहब की पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो उसकी तरफ लोग, बहुत से लोग जाना चाह रहे हैं और उनको चूज़ कर रहे हैं, उनके बारे में बताते हैं कि लोकसभा में वो बोलते हैं, संसद में आवाज़ उठाते हैं, तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे? इमामगंज विधानसभा की जो जनता है, किस तरह से आप समझाएंगे इस बारे में? देखिए, हम लोग जो वक्त गुजारे हैं सियासत में, जी तो हमने उबैदुल्ला खां आज़मी को भी देखा, जी सैयद शहाबुद्दीन साहब को देखा पार्लियामेंट में, जी उसके बाद ओवैसी के फादर को भी देख चुके हैं हम, सलाउद्दीन ओवैसी साहब जी, थे, जी, उनको भी देखे हैं पार्लियामेंट, अब इनको भी देख रहे हैं। इन लोगों से हमको शिकायत इस बात की है कि इन लोगों ने हमेशा टकराव की सियासत की है। जी आप इस मुल्क में माइनॉरिटी हैं, मेजॉरिटी 80% लोग जो है मेजॉरिटी में हैं, जी आप उनसे टकरा के यहाँ सियासत कर लीजिएगा, ये हो ही नहीं सकता है, ख़ास करके इस एज में, ये मॉडर्न एज में हो ही नहीं सकता है कि आप टकरा के सियासत कर लीजिए। लेकिन इन लोगों ने हमेशा टकराव की सियासत की है, इसलिए अब उसका नतीजा ये हुआ कि टकराते टकराते नतीजा क्या आया कि जिसकी कभी 2 MP हुआ करते थे, वो आज सरकार बनाए हुए है पूरे मुल्क में। जी जी बिल्कुल। जिसकी बातें लोग इस मुल्क में एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनका वेव अब इस मुल्क में चल रहा है। तो ये सिर्फ टकराव की सियासत का नतीजा है। तो हम मुसलमानों से, माइनॉरिटीज से, अब पिछड़े दलितों से ये अपील करेंगे कि अब इस टकराव की सियासत से वो मुड़ जाएं, क्योंकि टकराव होता है तो पिछड़े दलित और माइनॉरिटीज के बीच ही टकराव हो जाता है ज़मीनी लेवल पर, और दोनों को नुकसान करता है। इसलिए इस टकराव की सियासत से हटें और जो रास्ता प्रशांत किशोर साहब बता रहे हैं आगे चलने का, उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। चलिए, एक आखिरी सवाल, ये तो राजनीति की बात हो गई, पेशे से आप डॉक्टर हैं, आपकी क्लिनिक है, और ऐसा मैंने सुना है कि आप मात्र 10 रुपया फ़ी लेके लोगों की यानी खल्क़े खुदा करते हैं, सेवा करते हैं, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। देखिए, ये भी समाज सेवा है सर कहीं। देखिए, सेहत एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल। आदमी पढ़ा लिखा है, जाहिल है, जी सेहत तो मसला है। बिल्कुल। और सेहत बहुत, बीमारी का इलाज बहुत महंगा होता चला जा रहा है, जी ख़ास करके जब से ये कैपिटलिस्ट लोग घुसे हैं इस लाइन में, जी तब से समझिए कि ये माफियाओं के हाथ में चला गया है। अब कितना महंगा इलाज हो गया है, जी जबकि इस मुल्क में ज़्यादातर आबादी गरीबों की है, बिल्कुल। और उससे डॉक्टर लोग भी कस के फीस लेना शुरू कर दिए हैं। तो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो, डॉक्टरी एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर पेशा है, आपको तो इसका ख्याल रखना ही पड़ेगा। आप फीस भी ले लीजिए उनके कस के, दवा भी उनको कस के महंगा लिख दीजिए, फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े तो उसमें भी आप उनका चमड़ा छीन लीजिए। तो ये हिंदुस्तान के कल्चर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की आबादी वैसी है। तो उसी चीज़ को जहन में रखते हुए हमने हमेशा, आज हमको प्रैक्टिस करते हुए 48-49 बरस हो रहा है। कौन सी जगह में क्लिनिक है आपका? हॉस्पिटल का नाम क्या है? मेरा 2 जगह भी हॉस्पिटल है। जी एक हॉस्पिटल जो भिकना पहाड़ी में, उसका तो एजाजी क्लिनिक नाम है। जी जी मेरे बेटा जो है यहाँ बैठते हैं, और उसके बाद हम राजा आशियाना रोड में बैठते हैं, जी जो गुलाम सरवर क्लिनिक के नाम से है। गुलाम सरवर साहब हमारे ससुर थे, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। मेरी माँ का कहा हुआ है, अपर गुलाम सरवर साहब की हिदायत थी कि मरीजों के साथ ऐसा बिहेवियर करो कि ताकि वो तुम्हारी हिस्ट्री दूसरे को सुनाया जाए। अपना पॉलिटिकल प्रोफाइल बता दीजिए। देखिए, हम पॉलिटिकल मैन तो हैं नहीं बॉस, हम सोशल वर्कर हैं एक तरह के। सोशल इन्फॉर्मेशन के लिए
हम आज नहीं, समझिए कि 30 बरस से लोगों के बीच जाते रहे हैं, ग्राउंड वर्क किया। सिर्फ यही नहीं है कि बिहार में किया है, हमारी ऑफिस आपको दिल्ली मिलेगी, हमारी ऑफिस आपको लखनऊ मिलेगी, हमारी ऑफिस आपको कलकत्ता मिलेगी, हमारी ऑफिस आपको मध्य प्रदेश मिलेगी। 7-8 स्टेट में हम लोग मूवमेंट को चलाते हैं। मेरा यही है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के बैनर चलाते हैं हम, मुसलमानों का मसला यही है कि उनको तालीम को कैसे दुरुस्त किया जाए, उनकी गरीबी को कैसे दुरुस्त किया जाए। ये 2 चीज़ दूर हो जाएगी तो समझिए कि फिर वो भी मेन स्ट्रीम में, मुल्क के मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। अब मेन स्ट्रीम में आएंगे तभी, जैसे दलित आज मेन स्ट्रीम में है, वैसे ये लोग मेन स्ट्रीम में आए तभी यहाँ की सियासत को ठीक से डील करेंगे, वरना ये अभी भी वोट के टोकरा बने। खेत में पानी मिल जाए, कैसे फसल का ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके, महिलाओं को कैसे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक की जाए, ये सब चीज़ जल्दी कहने वाले कोई है ही नहीं। जो भी आते हैं वही हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान में आगे लग जाते हैं। तो जन स्वराज वाले प्रशांत किशोर में हमने पाया कि वो इन पर बात ही नहीं करते हैं। जब भी बात करेंगे तो शिक्षा बात करेंगे, रोजगार पर बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले गुजरात में मोदी जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तो उस टाइम में ये उनके साथ थे, प्लानर थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो वो पार्टी को चेंज करके और अपनी नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं और एक जो विज़न आप बता रहे हैं उस विज़न पे बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो ऐसा नहीं तो ये बीजेपी की चाल है कि फिर अपना वोट लेके, अपना बहुमत लेके फिर उसी तरफ चल जाना। देखिए, हमने बताया ना कि ये लोग, ये बोली वही है जो लोग सेकुलर करते हैं और शुरू से मुसलमानों को जैसे झांसे में लाके वोट लेते हैं, वो यही बोली बोलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर साहब को जब हिस्ट्री ट्रेस करेंगे, इन्होंने अगर 2014 में मोदी जी को जिताया है तो बंगाल में ममता बनर्जी को तो जिताया, बीजेपी को हरा दिया, केजरीवाल को दिल्ली में जिताया, बीजेपी तो हार गई। फिर यहाँ महागठबंधन हुआ था, उसके चुनाव में बीजेपी को हरा दिया था इन्होंने। तो ये कैसे लोग कहेंगे बीजेपी का? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, ये प्लान बना के चलते हैं और लोगों के नब्ज पकड़ के लोगों को वोट की तरफ मोड़ते हैं, जिस पार्टी का वो जिम्मेदारी लिया करते थे। लेकिन इन्होंने पाया कि जितनी पार्टी को इन्होंने जिताया है वो बुनियादी समस्याओं पर उनको वोट दिया जाता था, लेकिन फिर वो बुनियादी समस्याओं की तरफ काम नहीं करते थे। इनको जब इसका एहसास हुआ कि हम वोट तो दिला देते हैं, इतनी मेहनत करके दिला देते हैं, ठीक है मुआवजा लेते हैं लेकिन मेहनत करके दिलाते भी तो हैं, अब वो लोग बेसिक इश्यूज से मुड़ जाते हैं, फिर वही हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने लगते हैं।